अस्सलाम वालेकुम भाई। एग्जाम में थोड़े से दिन रह गए हैं और आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो बार बार एमसीक्यूज की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जल्दी जल्दी, टाइम बड़ा कीमती आप लोगों का क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पे है। तो जल्दी जल्दी ना दो तीन टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। पहली ट्रिक जिसके लिए हम थोड़ा सा लेट हो गए वो क्या है? वो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, बहुत करनी है, बहुत करनी है, बहुत करनी है। जो टॉपर्स हैं जब आप उनसे इंटरव्यू करते हैं ना तो आप वो आपको एक ही बात बताते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बहुत सारे सॉल्व करने हैं। मुझे पता है थोड़ा सा लेट होगा बट अभी भी जितने सॉल्व कर सकते हैं करें। अभी ये टाइम है पास्ट पेपर सॉल्व करने का। तो पास्ट पेपर सॉल्व करें ताकि आपका एमडी कैट का फियर निकल जाए। तो पहली ट्रिक, एमसीक्यू सॉल्व करें, इस वक्त पास्ट पेपर सॉल्व करें। एक और गड़बड़ जो बच्चे करते हैं ना बहुत ज्यादा, वो क्या करते हैं, वो जब पेपर देखते हैं ना तो वो पेपर में सीक्वेंस को फॉलो करने लग जाते हैं। पहला सवाल अटेम्प्ट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। तो आप चाहो ना तो आप इस रूल को ब्रेक कर सकते हो, उसको हम कहते हैं ब्रेक द सीक्वेंस। क्यों हम मैं पहले से भाई शुरू करूं, मेरी मर्जी में कहीं से शुरू करूं। तो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए मैं पेपर सेटिंग का काम भी करता हूँ। पीएमडीसी के लिए नहीं करता हूँ, एमडी हेड को नहीं करता हूँ, ये बात ध्यान में रखना। तो कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लिए मैं पेपर सेटिंग का काम भी करता हूँ ना। तो मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ कि बच्चे जो है ना पहले ही मेरे सवाल आसान समझ के धड़ाधड़ उसको उड़ा दें। तो इसलिए मैं शुरू में थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल टिपिकल सवाल रखता हूँ, कुछ आखिर में रखता हूँ, बीच वाले सवाल थोड़ा सा आसान रखता हूँ। तो मैं समझता हूँ जितने भी एग्जामिनर होते हैं ना उन सब की स्ट्रेटेजी ये होती है कि शुरू में और आखिर में सवाल थोड़े कॉन्सेप्चुअल और मुश्किल हो, बीच वाला पोर्शन आसान हो। तो इसलिए ब्रेक द सीक्वेंस। लाजमी नहीं है कि आप पहला या एंड से ही शुरू करो, दरमियान से पेपर शुरू करो। इसके बेनिफिट्स आपको पता लगेंगे, ट्राई करके देखो। तो दूसरी ट्रिक क्या हो गई? ब्रेक द सीक्वेंस। तीसरा काम जो बच्चे करते हैं ना, गड़बड़ करते हैं, वो बहुत गड़बड़ करते हो आप लोग यार। वो क्या करते हो, आप एमसीक्यू सॉल्व करने शुरू करते हो, पहला एमसीक्यू सॉल्व किया, आ रहा है कर दिया, दूसरा आ रहा है कर दिया, तीसरे फंस गए, अब उसमें फंसे हुए 15 मिनट उसी को सोचना है। ओ भाई जस्ट लीव इट अलोन। आप जाएं, तीसरा सवाल नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगेगा, जस्ट लीव देम बिहाइंड एंड गो अहेड। जब आप आगे जाओगे तो वो एमसीक्यू पहले सिक्योर कर लो जो आपको आते हैं। तो आप पूरे एमडी कैट का एक चक्कर लगा के आ जाओगे। और जब आप पूरे एमडी कैट का चक्कर लगा के आ जाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने सिक्योर कर लिए। उसके बाद आप आओ फिजिक्स के प्रॉब्लम, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, बायोलॉजी के जेनेटिक्स के प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करना आते हैं बट वो आप टाइम की वजह से नहीं कर रहे थे, आप उनको सॉल्व कर लो। सबसे आखिर में उन क्वेश्चन को देखो जिनका आपको पता ही नहीं है और अल्लाह भरोसे पे करने हैं, है ना। तो क्या जिसको लगाना है तो वो आखिर में लगाना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना है। तो क्या लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, वो सवाल वैसे भी छूट रहा है, सही हो गया तो बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहले जो सवाल आते हैं वो करो, दूसरे फेज में न्यूमेरिकल बाकी चीजें करो, तीसरे फेज में उन सवालों को रख दो जो बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज हुआ हो। एक और गलती जो आप लोग करते हैं ना, जब आपको क्वेश्चन देखते हैं ना तो आप देखते हैं ना बाधा ऐसा होता है, क्वेश्चन में देखते ही कोई ऑप्शन आपको क्लिक करता है। जो क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन आपको क्लिक करे, मेजोरिटी केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा, मेजोरिटी केसेस में वो सही होता है। बहुत ज्यादा ना सोचा करो, ओवर थिंक ना किया करो, जो पहली चीज क्लिक हो रही है उसको टिक कर दिया करो, आमतौर पर वही आंसर होता है। एक बहुत बड़ी गड़बड़ जो आप बच्चे करते हो ना, वो क्या करते हो, आप क्वेश्चन पढ़ते हो, सवाल अटेम्प्ट कर लेते हो, बाद में पता लगता है कि इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट। अब आपने एक्सेप्ट देखा ही नहीं, आपने देखा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। तो अब आपने ध्यान में रखना है कि जहां पर एक्सेप्ट होगा, इस तरह के जो नेगेटिव फ्रेजेस होंगे ना उनको बड़े ध्यान में रखना है। ये पूरे एमसीक्यू की मीनिंग चेंज कर देते हैं और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। आपने गलती नहीं करनी है, राइट। सवाल ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव फ्रेजेस को बहुत ध्यान में रखना है। आखिरी एक दो टिप्स की हम बात कर लेते हैं जल्दी से। जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऑल ऑफ दीज मौजूद हो, रिसर्च ये बताती है कि 95 टू 98% केसेस में ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट ऑप्शन होता है। तो आप इस तरह के सवालों में अगर आप फंस रहे हो, आपको ऑप्शन भर के अपना हो रहा हो और ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद हो, तो आप कोशिश क्या करें, ऑल ऑफ दीज को टिक कर दिया करें। अगर तो आपको जवाब बाय श्योरिटी पता है तो बात अलग है, अदरवाइज ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा। लाइक इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज हो तो रिसर्च हमें बताती है कि लेस देन 2% चांसेस होते हैं नन ऑफ दीज के करेक्ट होने के। तो अगर किसी सवाल में नन ऑफ दीज है तो वो सही नहीं होगा, और ऑल ऑफ दीज है तो चांस यही है कि वो सही होगा। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। अच्छा, मैंने आपको बताया मैं खुद कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए पेपर सेटिंग का काम करता हूँ ना। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई स्टूडेंट मेरा एमसीक्यू पढ़े, पहला ही ऑप्शन देके उसको पता लग जाए ये ऑप्शन सही है और वो टिक कर दे। मतलब बाकी जो मैंने पूरी मेहनत की है, पूरा सवाल बनाया वो ना पढ़े।
इसलिए मैं मेजॉरिटी टाइम पे कोशिश करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन में ना ए करेक्ट आंसर ना हो। तो आमतौर पे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ए करेक्ट ऑप्शन नहीं होता। ज्यादातर एमसीक्यूज के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो या तो बी होता है या सी होता है। ए और डी हो सकते हैं, नो डाउट हो सकते हैं, बट मैं मेजॉरिटी केसेस की बात कर रहा हूँ। तो जहां आप कहीं फंस जाएं और आप फर्ज करें ए और बी में फंस गए, या सी और डी में फंस गए, या ए और सी में फंस गए, तो बी और सी वाले क्वेश्चंस को हमेशा चूज किया करें। ज्यादातर केसेस में वही करेक्ट ऑप्शन होता है। आखिरी बात, एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है जेनेटिक क्रॉसिस की। देखो बच्चों, जेनेटिक क्रॉसिस आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो, कितने बड़े तुरम हो, जब तक आप जेनेटिक क्रॉसिस बना ना लो ना, तब तक उसके जॉब अटेम्प्ट न करना। दूसरा, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स में और सेक्स क्रोमोसोमल कैरेक्टर में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। सवाल पूछा गया है सन का, पूरी ऑफस्प्रिंग कैलकुलेट करना है। सवाल पूछा गया है डॉटर का, पूरी ऑफस्प्रिंग कैलकुलेट करना है। ऑटोसोमल कैरेक्टर्स में आपको पता है बेटे और बेटियों को कोई चक्कर नहीं होता, इंसिडेंट मेल फीमेल में बराबर होता है। तो अगर कोई ऑटोसोमल कैरेक्टर है तो पूरी ऑफस्प्रिंग को ही उसमें लेना है, लड़के लड़की का चक्कर नहीं होगा। सेक्स क्रोमोसोम में लड़के और लड़कियों का चक्कर पड़ेगा। तो अगर सवाल को ध्यान से देखना है, बेटों का पूछ रहा है तो बेटियों को इग्नोर कर दें, बेटियों का पूछ रहा है बेटों को इग्नोर कर दें, पूरी ऑफस्प्रिंग का पूछ रहा है तो सबको कैलकुलेट कर लें। ठीक हो गया? बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये चंद टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब टाइम थोड़ा कम है, पढ़ाई पे फोकस करना, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।